हाय एवरीवन। और क्या हाल है यार। आज आप जानते हैं कि हम सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं आपकी 15 मिनट्स की, तो उसे हम आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में। अब हम जान लेते हैं आपके बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशंस के बारे में। तो एक अगेन बहुत शानदार चैप्टर है आपका, है ना, बायोटेक्नोलॉजी यूनिट का चैप्टर है ये। तो आइए इसे हम कंप्लीट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यार आपको अगर कोई भी टॉपिक मेरे से पढ़ना हो तो आप सिंपली यूट्यूब पे जाके आप मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, लक्ष्य सर, और इस टॉपिक को आप डाल सकते हैं। वंस यू अप्लाई आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप उसे वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली आपको मैं पैटर्न बता दूं हम किस तरीके से इसको पढ़ रहे हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इसे देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें हम पहले एक चैप्टर को माइंड मैप के थ्रू पढ़ रहे होंगे, जहाँ पे हम फटाफट से हर टॉपिक को हमारी नज़रों के सामने से गुजार रहे होंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आपके नोट्स पे आएंगे। जो चैप्टर हम ऑलरेडी वन शॉट में कवर कर चुके हैं उनके नोट्स हम लेंगे और उसको हम एक बार फिर से डिटेल में, थोड़ा सा डिटेल में हम उसे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और ऐसे इस चैप्टर को हम आपके 15 मिनट में कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि यार सेशन के बीच में कोई एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे नहीं आता, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप अपने रात का आज बफर निकाल सकते हैं। रात को बैठना, चेकलिस्ट बनाओ कि हाँ भाई मुझे ये टॉपिक नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, और फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक दूंगा। उस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करना, वहां पे जाके आपको वन शॉट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो जिस चैप्टर में से जो टॉपिक आपको नहीं आता, आप सिंपली उस चैप्टर पे जाइए और उस टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं। फुल डिटेल में मैंने उसको पढ़ा रखा है ना, वन शॉट ही है, तो जल्दी आपका कवर अप भी हो जाएगा, आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो जाएगी और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि यार हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा आपके बायोटेक वाले पार्ट से। तो ये जो है ये आपके सामने एक अगेन प्यारा सा माइंड मैप आपके सामने है, और देखते हैं कि इस माइंड मैप में हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा विजिबल ना हो तो मैं इसे जूम कर दूं। बायोटेक एंड एप्लीकेशन, जिसमें देखो फर्स्ट टॉपिक आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट टॉपिक है आपका जीएमओ क्रॉप, है ना। जीएमओ क्रॉप जो है आपका फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके बारे में हमें बात करनी है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर क्या बताता है, ये आपको बताता है कि यार आपके बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन, तो इसमें हम जानने वाले हैं कि एप्लीकेशंस क्या हो सकती है ना। इससे पहले चैप्टर में हमने देखा कि यार बायोटेक का मतलब क्या होता है। अब हम देख रहे हैं कि यार बायोटेक का हमने सीख तो लिया इतनी मुश्किल से, है ना, हमने खूब मेहनत की और हमने बायोटेक को सीखा। अब उसके क्या हमारे पास फायदे हो सकते हैं। तो पहला फायदा जो आपके पास है वो है क्रॉप्स के अंदर, कि आप ऐसी कुछ क्रॉप्स उगा सकते हो जो कि टॉलरेंट होंगी। पहली बात सवाल ये आ सकता है ना कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ जीएमओ क्रॉप। जीएमओ क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो अगर क्रॉप की गई है जेनेटिकली मॉडिफाइड तो उसे जीएमसी कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद सुनो, तो पहला कि आपके पास जीएमओ का फायदे क्या होता है। पहला फायदा होता है टॉलरेंट, मतलब कोई भी जो प्लांट है ना, वो टॉलरेंट बन जाता है कि अगर आसपास पानी नहीं है या फिर बहुत ज्यादा सॉल्ट हो रखा है ना, या फिर बहुत धूप हो रखी है ना, तो ऐसी कंडीशंस में एक प्लांट जो होता है वो सर्वाइव कर पाता है। कौन से वाले प्लांट, जो हम जीएमओ से बनाते हैं। दूसरा है लेस केमिकल यूज। जीएमओ में आप केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हो, इसमें आप क्या करते हो, इसमें प्लांट को ही आप रेसिस्टेंट बना देते हो। कोई प्लांट था, खेत था, उसमें हम पेस्टिसाइड्स या फिर फर्टिलाइजर्स डालते थे, छिड़कते थे इस तरीके से। लेकिन आपके जीएमओ ने क्या किया, जीएमओ ने उस प्लांट को ही क्या बना दिया, पेस्ट रेसिस्टेंट बना दिया। मतलब कोई अगर इंसेक्ट आता भी है उसे खाने के लिए तो उसकी एक लीफ खाएगा और लीफ खाते ही वो मर जाएगा उस केस में, ठीक है। ये जो है ये क्या है, ये एक तरीका है जिसे आप कहते हो केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होगा, तो उससे आपने क्या बना लिए, पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट डेवलप कर लिए। तो उसके दो एग्जाम्पल आप पढ़ोगे, एक तो एग्जाम्पल होगा आपका बीटी कॉटन और एक आपका होगा आरएनए इंटरफेरेंस, जो कि मिलोइडी गाइनी के अगेंस्ट होता है, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट उससे पहले हम बात कर रहे हैं किसके, जीएमओ के बारे में। तो पहला फायदा टॉलरेंट होता है, दूसरा फायदा केमिकल्स का यूज नहीं होता, तीसरा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाती है। मतलब कि हमारे पास इसमें एग्जाम्पल आएगा आपका फ्लेवर सेवर टमाटो, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास जो प्लांट जैसे टमाटो होता है, ठीक है, टमाटो जो होता है हार्वेस्टिंग के बाद, मतलब एक बार वो उग गया, उसके उगने के बाद जब उसे हम मार्केट में लेके आते हैं तो मार्केट में आते ही ना वो 2-3 दिन में खराब हो जाता है ना। पॉलीगैलेक्टोरोज जो होता है उसकी वजह से उसकी जो ऊपर की लेयर होती है ना वो डाइजेस्ट हो जाती है, किसकी, टमाटो की। तो वो थोड़ा सा ना गिलगिला सा हो जाता है उस केस में, तो वो हमारे काम का नहीं होता। तो ये पोस्ट हार्वेस्ट जो है लॉस बहुत ज्यादा होता था। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या बनाया, अगेन जीएमओ बना दिए, जिससे क्या होता है जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है ना, वो कम हो जाता है। तो इसमें एग्जांपल आप पढ़ने वाले थे क्या, फ्लेवर सेवर, है ना। क्या होता है इसमें फ्लेवर सेवर में आपका क्या होता है, इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप ना एक जीन जो होता है वो डाल देते हो। या ये एग्जाम्पल जो है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये है आपके जीन साइलेंसिंग का, ठीक है। मतलब इसमें क्या क्या करते हो आप, उस वाले एंजाइम को
जो कि इसकी ऊपर की लेयर को खा जा रहा है, उस वाले एंजाइम को आप साइलेंट कर देते हो इस केस में। तो ये इसका एग्जाम्पल होता है इसमें, ठीक है। अगर हम बात करें आपके टॉलरेंट समझ में आ चुका है आपको, लेस केमिकल समझ में आ चुका है। नेक्स्ट आते हैं आपके पास पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट। ये सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का। इसमें आप बात करते हो कि यार आपके दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से सवाल पक्का पक्का आने वाले हैं, तो उसको छोड़ना मत बिल्कुल भी। पहला आपके पास बीटी कॉटन, दूसरा है आपका आरएनए इंटरफेरेंस। दोनों ही टेक्निक है क्या बनाने के लिए, पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए और इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए, ठीक है। हम नहीं चाहते कि यार हम क्रॉप के अंदर बहुत सारे फर्टिलाइजर्स को या फिर आप पेस्टिसाइड्स को छिड़कें। तो इससे अच्छा हमारे पास फायदा क्या है कि हम जेनेटिकल इंजीनियरिंग के थ्रू हम जो ये प्लांट है हमारे पास, हम इस प्लांट के अंदर ही क्या करेंगे, एक ऐसा जीन डाल देंगे जिस जीन से कोई इंसेक्ट अगर इसे खाने के लिए आएगा, है ना, तो इंसेक्ट इसे खाते ही मर जाएगा, ठीक है। तो हमने इसमें एक ऐसा टॉक्सिक जो है जीन डाल दिया है इस केस में, ठीक है। तो ये किस में पॉसिबल होता है, ये होता है आपके बीटी कॉटन में, है ना। इसमें दो तीन वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। एक तो आपको याद रखना है इसमें बीटी कॉटन को खाने के लिए कौन आता है, वो आता है खैर कोई इंसेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो उससे हम कैसे बचाते हैं, तो उसमें आपको मैंने समझा रखा है क्या होता है उसमें कि मान लो कोई इंसेक्ट है ये आपका जिसका नाम है कोई इंसेक्ट अगर इसे खाने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले जो आपके पास कॉटन का जो प्लांट है, कॉटन का प्लांट मान लो, ठीक है। इस कॉटन के प्लांट में हम ना एक जीन इंसर्ट कर देंगे। वो जीन कहाँ से लाए, हम बैक्टीरिया से लेके आए, एक बैक्टीरिया से लेके आए। मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने पढ़ा था आपके चैप्टर के अंदर। ये देखो, ये हमारे पास क्या है, कॉटन का प्लांट है। इस कॉटन के प्लांट में हमने क्या किया, एक बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर क्या होता है, एक ना क्राई नाम का जीन होता है जो क्राई प्रोटीन बनाता है। तो इस बैक्टीरिया की स्पोर स्टेज में क्या होता है, इनसॉल्युबल क्रिस्टल्स बनते हैं जो कि आगे जाके प्रोटॉक्सिन बनाते हैं। प्रोटॉक्सिन क्या है, एक इनएक्टिवेट टॉक्सिन, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है क्राई प्रोटीन जो है, एक इनएक्टिवेट टॉक्सिन है, मतलब जहरीला है लेकिन अभी एक्टिवेट नहीं है। कब एक्टिवेट होगा, जब ये किसी आपके पीएच एल्कलाइन मीडियम में जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बेसिक मीडियम में जब भी जाएगा तब ये क्या होगा, एक्टिवेट होगा। तब होता क्या है कि मान लो हमने क्या किया, इस बैक्टीरिया का ये वाला जीन निकाल के, क्राई प्रोटीन जो जीन है इसको निकाल के हमने इस प्लांट के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब प्लांट को खाने कौन आएगा, इंसेक्ट आएगा। अब इंसेक्ट जैसे ही इसे खाने आएगा तो इसकी कोई मान लो एक पार्ट इसने खाया इंसेक्ट ने, तो क्या होगा, उसकी बॉडी में कौन जाएगा, ये वाला जीन चले जाएगा। अब जो इंसेक्ट की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, वो होती है एल्कलाइन। और एल्कलाइन में जाते ही वो प्रोटीन क्या होगा, एक्टिवेट होगा। और जो इंसेक्ट है उसकी मिड गट में क्या होगा, परफोरेशन, मतलब छेद हो जाएंगे उस केस में, और ऐसे वो जो इंसेक्ट है वो मर जाएगा। तो ये होता है आपके बीटी कॉटन का एग्जाम्पल। इसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने कौन कौन से बीटी क्रॉप्स बनाई है, पहले ब्रिंजल, कॉटन, कॉर्न, राइस, पोटैटो और टमाटो, सोयाबीन भी, ये सब हमने बनाई है। और जो प्लांट में आप कह रहे हो कि सर हमने इसमें जीन डाल दिया है ना, अब जीन को कोई इंसेक्ट अगर खाएगा तो वो मर जाएगा। सर इसे तो हम भी खाएंगे, तो क्या हम भी मर जाएंगे, नहीं। ये जो आपके पास जीन है ये स्पेसिफिक टाइप के इंसेक्ट को ही मारता है। वो कौन है, लेपिडेप्टेरॉन, डायप्टेरियंस और कोलेप्टेरियंस, ठीक है। ये तीन आपको स्पीशीज के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो सवाल इनसे आ सकता है, ठीक है। तो ये होता है आपका पहला बीटी कॉटन खत्म। दूसरे पे अगर हम बात करें जो कि है आपका आरएनए इंटरफेरेंस। नेक्स्ट कौन है आपका, नेक्स्ट है आपका आरएनए इंटरफेरेंस। इसमें क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए की मदद से आप साइलेंसिंग करते हो, है ना। या तो आप देखो जीन को ऐड कर सकते हो या आप जीन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें जीन ऐड किया है। जो प्लांट है ना, प्लांट के अंदर हमने जीन को ऐड कर दिया। इसमें हम जीन को सब्ट्रैक्ट नहीं करते मगर साइलेंस कर देते हैं। क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, है ना, डायग्राम के थ्रू। डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें होता क्या है। ये देखो, यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ना, बट इजी है समझने में, फटाफट समझना। एक इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट ये जो है ना, ये किसी प्लांट को खाने के लिए आ रहा है। किस प्लांट को, एक ये प्लांट है उसकी ये रूट्स होती है ना, उस रूट्स को खाने के लिए आ जाता है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक डिसीज हो जाता है जिसे आप कहते हो रूट नॉट डिसीज। रूट नॉट डिसीज किसकी वजह से, इस इंसेक्ट की वजह से। तो हमने क्या किया, हम जानते हैं कि यार ये इंसेक्ट है, इसके अंदर डीएनए होगा। डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है। एमआरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंड होता है, ये ब्लैक वाले को छोड़ दो, सिर्फ सिंगल स्टैंड पिंक वाला होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे,
अगर हमने इस पिंक वाले के साथ एक और आरएनए जोड़ दिया तो इस केस में ये वाला जो आरएनए है ये कैसा बन जाएगा, डबल स्ट्रैंड बन जाएगा, और इससे क्या होगा, ये जो है ये प्रोटीन नहीं बना पाएगा, और प्रोटीन अगर नहीं बनेंगे तो फिर इसकी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी उस केस में। तो हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं, हम इस वाले प्लांट की एक सेल लेंगे, उस सेल में हम क्या करेंगे, एक फॉरेन जीन इंसर्ट करवा देंगे। तो ये क्या है, ये एक फॉरेन जीन है, ठीक है, किसका जीन है, उसी का, मान लो किसी और इंसेक्ट का हमने जीन ले लिया। अब जब हमने उसके इस जीन को इंसर्ट कराया तो हम क्या करते हैं, इसकी जो स्ट्रैंड है ना, ये जो डीएनए है इसको हम दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं। जैसे ये वाला डीएनए है मान लो, तो इस डीएनए को हम दो स्ट्रैंड्स में ब्रेक कर देते हैं, एक स्ट्रैंड यहाँ जाएगी, एक स्ट्रैंड यहाँ जाएगी, ये हो गई एक स्ट्रैंड, ये हो गई एक स्ट्रैंड, ठीक है। लेकिन दोनों ही स्ट्रैंड्स आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग है। एक है आपकी कौन सी, ये होती है सेंस स्ट्रैंड, क्या नाम है इसका, सेंस स्ट्रैंड, और दूसरी स्ट्रैंड का नाम क्या है, एंटी सेंस स्ट्रैंड, इसका नाम है एंटी सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। दो स्ट्रैंड्स होती है। अब क्या होगा, अब ये जो है न्यूक्लियस से बाहर आएंगी और ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये आपस में इस तरीके से जुड़ जाएंगी और क्या बनाएंगी, क्या बनाएंगी, एक तो ये होगा एंटी स्ट्रैंड और एक होगा स्ट्रैंड, और ये आपस में जुड़ के बना देंगे आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब उस प्लांट सेल के अंदर ना एक एंजाइम होता है, जो एंजाइम क्या करेगा, वो एंजाइम जो है ना इस वाले के टुकड़े टुकड़े कर देगा इस तरीके से। तो एक एंजाइम आएगा, उस एंजाइम का नाम आपकी बुक में नहीं है तो उसे आप छोड़ सकते हो, और इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा इस तरीके से। और ऊपर वाली स्ट्रैंड जो है ना ये आपकी जो सेंस थी और ये एंटी सेंस थी, सेंस को खत्म कर देगा और एंटी सेंस बचेगी, जो क्या होगी, इस तरीके से बची होगी एंटी सेंस, ठीक है। ये क्या बच गया, ये आ गई एंटी सेंस। अब क्या होता है, आप जानते हैं कि यार यहाँ पे हमारे पास ये बैक्टीरिया है, उसका डीएनए है, उससे क्या बना, उससे बनी एमआरएनए बना, उससे ये बन गया एमआरएनए, और ये कौन सी स्ट्रैंड है, सेंस स्ट्रैंड है। तो सेंस स्ट्रैंड बनी है और इससे क्या होगा, प्रोटीन्स बनेंगे। लेकिन हम तो प्रोटीन्स बनने नहीं देंगे, कैसे नहीं बनने देंगे, हम इस वाली एंटी स्ट्रैंड जो बनी थी ना, इस एंटी स्ट्रैंड को हम इसके अंदर इंसर्ट करवा देंगे। कैसे इंसर्ट कराएंगे, भाई यही तो है इंसेक्ट जो इस प्लांट को खा रहा है, तो इस प्लांट में है क्या, इसमें ये बना हुआ है, तो ये अगर इसके साथ जाके जुड़ गया तो क्या होगा, अब ये कैसा आरएनए बन चुका है, ये बन चुका है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और अगर ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन चुका है तो ये साइलेंस हो चुका है, अभी प्रोटीन्स तो बना ही नहीं पाएगा, और अगर प्रोटीन्स नहीं बनेंगे तो इसकी बॉडी क्या होगी, मर जाएगी उस केस में। देखो वही बात है कि हमने क्या किया, हमने इस तरीके से डबल स्ट्रैंड बनाया, उसके हम टुकड़े टुकड़े कर दिए एंजाइम की मदद से, सिर्फ क्या बचा आपका, सिर्फ बचा ब्लैक वाला, मतलब एंटीसेंस। तो ये एंटीसेंस जाके इस वाले के साथ जुड़ गया और क्या हो गया, साइलेंसिंग हो गई इस केस में। ये होता है किसका एग्जाम्पल, ये होता है आपके किसका एग्जाम्पल, ये होता है आपके आरएनए इंटरफेरेंस का एग्जाम्पल। तो इसमें सवाल कैसे आएगा, सवाल ये आएगा कि बताओ जो आपका ये इनिशिएट आरएनए इंटरफेरेंस इनिशिएट कैसे होता है, तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से इनिशिएट होता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे, अब आते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। इसको देखो, ट्रांसजेनिक एनिमल के पर्पसेस क्या होते हैं, स्टडी करना किसी डिसीज को, दूसरा वैक्सीन की सेफली बनाना, और तीसरा क्या है आपके बायोलॉजिकल प्रोडक्शन, कुछ बायोलॉजिकल चीज़ों को डेवलप करना, ये क्या है आपके ट्रांसजेनिक एनिमल्स। एग्जाम्पल इसमें आपका आएगा रोजी, एक काउ है जिसको हमने बनाया है, जो क्या करती है, जो कि आपके अल्फा लैक्टो एल्बुमिन जो होती है ना, वो ऐसा मिल्क देती है जिसमें ये अल्फा लैक्टो एल्बुमिन जो है पाया जाता है ना, और 24 ग्राम पर लीटर पाया जाता है, 24 ग्राम पर लीटर जो है वो अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन जो होता है ये पाया जाता है, जो क्या है ह्यूमन के बेबीज के लिए अच्छा है, ये एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है। तो हमने कैसे बनाया, ट्रांसजेनिक एनिमल के थ्रू बनाया है ना। तो ये एग्जांपल आता है रोजी का, इस चीज को आप याद रखना। तो ट्रांसजेनिक एनिमल होते क्या है, जिसका हम जीन मैन्युपुलेट कर देते हैं, जिसके जीन को मैन्युपुलेट करके अपन लोग क्या करते हैं, उनके कुछ जीनोटाइप में चेंज कर देते हैं हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आपका आता है मेडिसिनल डायग्नोसिस में किस कैसे इस्तेमाल होता है ये। तो दो चीजें हैं, एक तो आपका आएगा कि यार आप कैसे कोई दवाई बना सकते हो, और एक आएगा कैसे आप बीमारी को ढूंढ सकते हो। तो बायोटेक की मदद से हम बीमारी को ढूंढ भी सकते हैं और बीमारी को ठीक भी कर सकते हैं। ढूंढने के एग्जाम्पल क्या है आपके पास, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जिसमें क्या आता है पीसीआर आता है, जिसमें क्या आता है एलिसा आता है, और क्या आता है इसमें, और आपका आता है ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी। तो ये दो तीन चीजें आती हैं किसमें, अर्ली डिटेक्शन, मतलब कि अगर मान लो किसी की बॉडी में
पैथोजेंस बहुत कम मात्रा में है तो उसे डिटेक्ट करना मुश्किल होगा, तो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? इन 3 टेक्निक्स की मदद से, है ना। तो ये 3 टेक्निक्स मैंने आपको लेक्चर में कराई है, नहीं पता तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। डायग्नोसिस की बात करें कि भाई मेडिसिन से आप ठीक कैसे कर सकते हो, तो 2 चीजें हैं, एक है जीन थेरेपी और एक है इंसुलिन की प्रोडक्शन। अब हमें 2 डिसीज दिखी यार, एक तो हमें डिसीज दिखी कि यार बहुत लोगों में इंसुलिन की कमी है, और पहले हम क्या करते थे, पहले हम पिग से या फिर काउ से, जो स्लॉटर एनिमल्स होते हैं, उनसे निकाल के हम उसके जीन मतलब उसके उनके उनके इंसुलिन जीन को निकालकर हम ह्यूमंस में डालते थे, ठीक है। दिक्कत क्या है उससे? 2 दिक्कत है। पहली बात तो यार किसी एनिमल के जीन को आप ह्यूमन के अंदर डाल रहे हो तो उससे एलर्जीज होती हैं। दूसरी दिक्कत यह है कि यार जब उसे डाल रहे हो तो हमारे इंडिया में या हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने सारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनमें इंसुलिन नहीं है, तो कितने एनिमल से आप निकालोगे? ये 2 दिक्कत थी, ठीक है। तो हमने उस पिग को हटाकर हमने ई कोलाई का इस्तेमाल किया। क्या करते हैं इसमें हम? ह्यूमन की ही इंसुलिन निकालते हैं जो कि ठीक पर्सन है, जिसमें इंसुलिन जीन होती है। उस जीन को निकालकर आप ई कोलाई में डालते हो, बैक्टीरिया के अंदर, और ई कोलाई उसकी बहुत सारी कॉपीज बना देता है और फिर उसको आप ट्रीट कर लेते हो लोगों के लिए, है ना। तो ये है आपके पास जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। इसमें आपको इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। स्ट्रक्चर ना कुछ इसका ऐसा होता है, ये मैंने आपको बनवा रखा है। स्ट्रक्चर जो होता है कैसा होता है इसका, दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर इज। ये आपका होता है प्रो इंसुलिन, मतलब कि ये अभी मैच्योर नहीं है, है ना। दिस इज योर प्रो इंसुलिन, और ये जो है ये आपका मैच्योर इंसुलिन है। 2 इंसुलिन होते हैं, ये आपका प्रो इंसुलिन है पूरा का पूरा, है ना। ये कैसा इंसुलिन है? प्रो वाला। कैसे बना? डीएनए था, डीएनए में 3 क्या थे? पेप्टाइड के जीन्स थे, ये ए, ये बी, ये वाला बी और ये सी, ठीक है। ये ए जीन है, ये बी पेप्टाइड जीन है, और ये सी जीन है, ठीक है। सी और बी, ठीक है। उसके बाद क्या क्या हमने इससे क्या बनाया? आरएनए बनाया। आरएनए से फिर क्या बनाया हमने? प्रोटीन्स बना दिए। यही तो होता है, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं। अब ये प्रोटीन्स बन चुके हैं, प्रोटीन्स मतलब पॉलीपेप्टाइड, है ना। तो ये पॉलीपेप्टाइड की चेन बन चुकी है, जिसमें ये क्या है? ये ए है और ये सी है और ये बी है। अब ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये कैसा है? ये आपके प्रो इंसुलिन का स्ट्रक्चर है, लेकिन प्रो इंसुलिन से बॉडी में काम का नहीं है हमारे में। हमें इस प्रो इंसुलिन को आपको आपके मैच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे? इसमें से सी बॉन्ड को हटा दो। जब इसमें से सी बॉन्ड हटती है तो क्या होता है? ये बनता है, और इसमें आप देख पा रहे हैं ये ए बॉन्ड है, ये बी बॉन्ड है, सी बॉन्ड जो है वो हट चुकी है, और ये किससे जुड़े हुए हैं? सल्फाइड डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? एक ह्यूमन की सेल से ये वाला क्या निकालेंगे? प्रोटीन निकालेंगे, जिसमें क्या होगा? ए होगा, सी होगा और बी होगा। उसके बाद ये देखो, ये ए, सी और बी, हम ए वाले को अलग करेंगे, बी वाले को अलग करेंगे, दोनों को अलग अलग ई कोलाई में डालेंगे, और फिर क्या करेंगे? इनकी मल्टीपल कॉपीज बन जाएगी। अब ए की बहुत सारी कॉपीज हैं और बी की बहुत सारी कॉपीज हैं, है ना। अब इन दोनों कॉपीज को आप जोड़ सकते हो लेबोरेटरी में, डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू इन्हें आप जोड़ सकते हो। तो ऐसे हम जोड़ देते हैं उस केस में। समझ में आ गया? फिर आपका क्या बन जाएगा? फिर आपका वही बन जाएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये आपस में से डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये होता है आपका मैच्योर इंसुलिन। मैच्योर इंसुलिन बन गया आपका मैच्योर इंसुलिन, ठीक है। तो ऐसे ई कोलाई की मदद से आप मैच्योर इंसुलिन बना सकते हो। पहली बार किसने बनाया था? अमेरिकन कंपनी इली लिली ने 1983 के अंदर। ये आपको डेट याद रखनी है, ठीक है। ये आपको डेट जो है ये आपको याद रखनी है। तो ये भी हो गया हमारे पास, ठीक है। और जीन थेरेपी में क्या होता है? आप एडीए, एक बार क्या हुआ था 1990 में, एक गर्ल थी, 14 साल की लड़की थी, उस बच्चे के अंदर पहली बार एक डिसीज पाई गई जो कि थी SCID। SCID इसमें क्या होता है? इसमें जो है एक पर्सन, कोई भी एक पर्सन जो है ना, उसके अंदर क्या होता है? ADA डेफिशिएंसी होती है ना। मतलब क्या है इसका? कि उसकी बॉडी में जो बोन मैरो होती है ना, जो लिम्फोसाइट बनाती है, उस लिम्फोसाइट में ना ये नहीं होता, ADA नाम का एंजाइम नहीं होता, एडिनोसिन डी अमाइनेज, है ना। तो ये वाला एंजाइम नहीं होता है। तो इस एंजाइम की कमी की वजह से क्या होता है? उस केस में उनकी बॉडी में लिम्फोसाइट जो होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते हैं, बिकॉज दिस हेल्प्स इन द DNA रेप्लिकेशन। इट हेल्प्स इन DNA रेप्लिकेशन। तो अगर DNA रेप्लिकेट नहीं होगा तो क्या होगा? तो फिर आपकी लिम्फोसाइट बनेंगी नहीं बहुत सारी, तो उस केस में इम्यून सिस्टम जो होता है वो सप्रेस हो जाता है उस केस में। तो इसको ठीक करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? जीन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने आपको लेक्चर में डिफाइन कर रखी है, ठीक है। तो जीन थेरेपी में आप इस्तेमाल करते हो इसका, जिसमें आप बोन मैरो थेरेपी करते हो या फिर किसी एंजाइम को आप डाल देते हो। तरीके होते हैं इसके, ठीक है। तो 2 ही तरीके हैं इसके। एक है या तो आप किसी बाहर से ADA एंजाइम को लो और उठा के उसको बॉडी के अंदर डाल दो, है ना। या फिर आप किसी की बोन मैरो थेरेपी करते हो। बोन मैरो में ही क्या बनते हैं? ADA बनते हैं। तो अगर वो बोन मैरो में बन नहीं रहे हैं तो किसी और की बोन मैरो लाके उसके अंदर आप डाल सकते हो, मतलब स्टेम सेल्स डाल सकते हो उसके अंदर। ऐसा नहीं कि आपने बोन मैरो ही चेंज कर दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है।
फिर आपके लास्ट छोटे छोटे टर्म्स आते हैं, जो कि लास्ट थिंग है, जो कि है आपके एथिकल इश्यूज, जैसे कि बायोप्रेसी। बायोप्रेसी में क्या होता है कि कोई एक बाहर की एमएनसी जो होती है वो किसी दूसरे कंट्री में आती है, उनके रिसोर्सेज को यूज़ करती है और उन्हें पे भी नहीं करती, बिना पूछे बिना परमिशन के रिसोर्सेज को यूज़ कर लेती है। ये एक बायोप्रेसी है, जो कि गलत थिंग है ना। ये आपको डिफाइन की गई है, डेफिनेशन इसकी आपको याद होनी चाहिए, नोट्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, GEAC जो है ये आपकी एक कंपनी है जो कहती है बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने इसको सेटअप किया है कि भाई अगर इंडिया में कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनेगा तो वो इनकी सुपरविजन के अंदर बनेगा। ठीक है, इनसे बिना पूछे कोई भी नहीं बना सकता। ये था आपका लास्ट थिंग। और एक और चीज़ होती है आपकी बायो वॉर या बायो गन। ठीक है, बायो वेपन्स। तो बायो वॉर जो होती है ये आप इनविजिबल पैथोजेंस की मदद से बायो वॉर जो होते हैं वो आप क्रिएट करते हो। ठीक है, तो ये आपका पूरा चैप्टर था। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो बस एक बार पॉइंट्स देख लो क्या क्या इस चैप्टर में पॉइंट्स हैं आपके। तो इस चैप्टर में मेन चीज़ें जो है वो कौन कौन सी हैं। एक तो है आपके पास एप्लीकेशन, जिसमें आपने GMO पढ़ा। फिर आपने देखा कि यार हम GMO का इस्तेमाल कहाँ पे कर रहे हैं, BT कॉटन जेनेटिक्स का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हो आप, नॉट जेनेटिक्स, बायो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ पे कर रहे हो आप, BT कॉटन में और RNA इंटरफेरेंस में। फिर क्या आपके पास आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना सकते हो और आप डिसीज़ को ठीक भी कर सकते हो और डिसीज़ को पहचान भी सकते हो। और लास्ट में कुछ आपके बायो एथिक्स होते हैं कि भाई हमें एनिमल्स को ज़्यादा डिस्ट्रॉय नहीं करना है, उन्हें बहुत टॉलरेंस ना करना पड़े, आप कुछ ऐसा ना कर दो कि यार पूरी पॉपुलेशन ही गायब हो जाए किसी स्पीसीज की, ऐसा नहीं करना है। वो कुछ एथिक्स होते हैं आपके। ठीक है, दैट इज हाउ द चैप्टर गेट कंप्लीटेड, है ना। ये आपका कौन सा चैप्टर था, आपका बायोटेक एंड एप्लीकेशन। तो इसमें हमने एप्लीकेशंस के ऊपर डिस्कशन किया है। अरे इसमें हमने एप्लीकेशंस के ऊपर डिस्कशन किया है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट 15 मिनट्स की सीरीज में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, बाय बाय, टेक केयर।